हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे, यानी आप सभी को जो आंसर है उसमें चित्र किस तरीके से बनाना है, ठीक है। पूरे पेपर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन सभी के बिल्कुल आंसर बताने वाले, कैसे आपको साइंस के पेपर में लिखना है, सब चीज हम यहाँ पे लिख करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को साइंस का सबसे वायरल पेपर बता रहे हैं 801 डीडी। ये जो है ये साइंस का सबसे वायरल पेपर है और 100% गारंटी कि इस बार आप सभी का, ठीक है, यानी 4 मार्च को जितने भी स्टूडेंट का साइंस का पेपर है उनके पेपर बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है, ठीक है। ऐसा ही आप सभी का साइंस क्लास 10th का पेपर आएगा 801 डीडी। ये जो पेपर कोड है ना, ये सबसे वायरल कोड पेपर है, ठीक है। इस बार सभी जिलों में यही पेपर आने वाला है, तो आप सभी को हम बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। और जितने भी स्टूडेंट इस साइंस के मात्र 801 डीडी पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, उनका इस बार साइंस में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। यानी आप सभी को इस बार बिल्कुल टॉपर बनना है। और अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। और साइंस के इस पेपर को आपको मात्र तैयार करके जाना है। अगर आपकी साइंस की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई, आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, तो आप लोग 801 डीडी इस पेपर कोड के साइंस के पेपर को मात्र आप लोग तैयार कर लो, आप लोग बिल्कुल साइंस में टॉप कर जाओगे, ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप सभी को अपने 10 अंकों का अनुक्रमांक डालना है, ठीक है, रोल नंबर, और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम। तो ये जो आप सभी का साइंस का पेपर है, आपको इसमें टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च से पहले साइंस की इस पेपर को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से, तो वो इस पेपर को एग्जाम के दिन 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो पहले से ही पेपर को देख चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पेपर रहेगा साइंस का, ये टोटल 70 नंबर का रहेगा, यानी 70 पूर्णांक का। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, तैयार कर लेते हैं, तो उनका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर इस बार साइंस में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। 4 मार्च को वो बिल्कुल 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से वो आग लगा कर आएंगे, यानी पूरे क्वेश्चन को करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, निर्देश दिए 15 मिनट आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आपको आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर पहले लिखना है। और इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड दिखाई, यानी यहाँ पे खंड अ और खंड ब दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या है, खंड अ जो है, इसमें आपको 3, ये खंड अ जो है ये 3 उपखंडों में विभाजित है, क्योंकि ये जो साइंस होता है ये आपका 3 खंडों में विभाजित होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे और तीनों से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे वही है 3 उपखंड, ठीक है, क ख ग इस तरीके से दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या, प्रश्न पत्र के खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे लिखना है, ठीक है। और आपको नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन, यानी इस तरीके से लिखो फीको डार्ट पेन का यूज करना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का। और इसके लिए आप सभी को, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाए। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आप सभी को, ठीक है, 2 घंटे की टोटल टाइम दी जाएगी, यानी 50 नंबर में वो रहता है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है। यहाँ पे पहला है काला, दूसरा नीला, बैगनी और हरा, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो, यानी कि आकाश दिखाई देता है, वो काला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और अगर हम लोग नीचे से देखते हैं आकाश को, तो वो कैसा दिखाई देता है दिन में, तो वो आसमानी दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अगर अंतरिक्ष यात्री देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, ठीक है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है, यानी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पे 32 सेमी दिया हुआ है, ठीक है।
तो वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और ये वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 32 सेमी दी है। यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पे f का मान हमें निकालना है, r का मान 32 दिया हुआ है, बटे के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचा यहाँ पे 1, ये 12 हो गया, 2 छक्का 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 या 16 सेमी, सॉरी 16 सेमी हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 16 सेमी। इस तरीके से आप सभी को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग इसको चुटकियों में हल कर लोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा, ठीक है, या वृत्त बनेगा, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो रेखा बनेगा ना वो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक लघुपथिक परिपथ में धारा का मान होता है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम या सदैव स्थिर। ठीक है, तो वो होता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, विद्युत धारा का मापन करते हैं विद्युत जनित्र के द्वारा, धारा मापी के द्वारा, अमीटर के द्वारा या विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो मापन किया जाता है वो अमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है छठवां नंबर का क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए जो दूर दृष्टि से यानी पीड़ित व्यक्ति है उसके जो चश्मे में यूज किया जाता है तो वो उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस तरीके से यानी r का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको वही सूत्र पे रख देना, r/2 पे f बराबर, इसका मान यहाँ पे 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 सेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए और अच्छे से देखिए। ये नहीं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एग्जाम में आप लोग गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। और हाँ, आप सभी लोग इस वीडियो पे, ठीक है, यानी 1000 लाइक आप सभी लोग कर दो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे ना, अगर आपको साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लिए तो 100% आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग साइंस में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। इतनी अच्छी तरीके से बारीकी से हम बताने वाले जैसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और ये इतना वायरल पेपर है कि आपका 100% इस पेपर में से सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, और आपको ऐसा पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग कोई भी साइंस के पेपर किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखे थे तो वो पूरी तरीके से फेक था, क्योंकि हम एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर भी हैं। पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक कर रहे और पेपर भी बना रहे। ठीक है, इसलिए हम आपको जो पेपर बताएंगे वो 100% बिल्कुल, ठीक है, ओरिजिनल पेपर रहेगा, बिल्कुल सही पेपर रहेगा। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे और ठीक है, और बाकी अगर आपका 80% 70% की तैयारी भी रहेगी ना, फिर भी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा किसी भी चैनल के साइंस के पेपर को देखते हो या कोई भी सब्जेक्ट की पेपर की, ठीक है, तो आपकी 80-70% जो तैयारी है वो भी 0% हो जाएंगी, क्योंकि सभी लोग बिल्कुल फेक पेपर बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उपखंड ख शुरू हो गया और यानी कि आप सभी का यहाँ से केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है धात्विक है। यहाँ पे P दिया है, He दिया है, लिथियम दिया है और यहाँ पे S दिया है, फास्फोरस। ठीक है, तो इसमें से जो तत्व है वो कौन सा धात्विक है, तो वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, एथेन, मेथेन, एथिलीन या एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए जो असंतृप्त है वो एथिलीन है। ठीक है, क्योंकि एथिलीन जो है इसमें क्या होता है CH ट्रिपल बांध CH, जहाँ पर भी आपको ट्रिपल बांध देखने को मिलेगा वो जो है यानी तत्व वो क्या हो जाएगा, यौगिक, वो असंतृप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 10 नंबर का, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने का सोडा यानी धावन सोडा का। ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है यानी Na2CO3 और यहाँ पे उसके साथ जल मिला होता है 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाकी बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 11, कॉपर
यानी तांबा अयस्क है। कॉपर का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, मेलेकाइट, कार्नेलाइट या सीडेराइट। ठीक है, तो इसमें से जो कॉपर का अयस्क है वो मेलेकाइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर का प्रमुख अयस्क जो है वो कॉपर पायराइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। HCl, HCN, ठीक है, HNO3, H2SO4। तो यहाँ पे पूछ रखा है दुर्बल। ठीक है, दुर्बल जो है यानी निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो वो है HCN। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा HCN, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व है। अम्ल से जो हाइड्रोजन हटाने वाला तत्व है वो जेडियन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पे जिंक। आप इसके बाद देखिए उपखंड ग स्टार्ट होता है, यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन है। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, राइबोसोम्स या माइक्रोकांडिया या लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे जो है ये माइक्रोकांडिया जो है ये ऊर्जा का घर इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है मानविक का कार्य क्या होता है? ठीक है, मानविक का जो कार्य होता है वो होता है उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है 16 केवल प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा तत्व केवल प्रोटीन का बना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोन्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो यहाँ पे देखिए ये श्वसन में निभाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 18 नंबर का क्वेश्चन है पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा? वो परकलिका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ठीक है, वो क्या होता है? 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में देखिए जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो यहाँ पे 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, इस तरीके से तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा तैयार कर लो। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए खंड ब है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है 50 नंबर का। सबसे पहले उपखंड क दिया यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता, ठीक है, पहला क्षमता यहाँ पे -2.0 डायोप्टर है, यदि यानी प्लस का 1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि यानी उसकी क्षमता, यानी यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है और यहाँ पे 2 क्षमता दिया है। क्षमता को P से दिखाते हैं यानी पावर, तो यहाँ पे P1 और इसको हम P2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्षमता यानी P1 बराबर हो जाएगा, कितना मान दिया है यहाँ पे माइनस, ठीक है, 2.0 डायोप्टर, और यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है यानी माइनस दिया हुआ है क्षमता, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है? प्लस का 1 डायोप्टर, यानी P2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 1 डायोप्टर। अगर यहाँ पे देखिए प्लस का दिया है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस हो जाएगा ये, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इस सूत्र क्या होता है, यानी जो क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र, वो क्या होता है? F बराबर होता है 1/P। ठीक है, और ये चीजें मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। और यहाँ पे हम सेमी में देखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 100/P। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेमी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेमी में ही निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हमें पहले F1 यानी फोकस 1 का मान निकालना है, तो F1 बराबर हो जाएगा 100/P1। ठीक है, और P1 का मान कितना दिया है? -2.0 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे F1 बराबर 100/के माइनस, ठीक है, 2.0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अंकों पर दशमलव है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा जो दशमलव है ये हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F1 बराबर हो जाएगा 1000/20। ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे चला गया, और ये हो गया यहाँ पे 50। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ गया? F1 बराबर का यहाँ से क्या हुआ? -50 से। ठीक है, यानी यहाँ पे -50 सेमी आ गया। ठीक है, इस तरीके से F1 का मान।
इसके बाद क्या है कि F2 का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है? F2 का। ठीक है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा के F2 यानी पावर 2 का मान क्या दिया है यहाँ पे, इस सूत्र में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, पावर 2 का मान यहाँ पे प्लस का 1 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग प्लस का 1 रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो F2 बराबर यहाँ से हमारा क्या आ गया, प्लस का 100 cm। ठीक है, ये F2 का मान आ गया इस तरीके से। अब देखिए क्या है, F1 और F2 का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, संयुक्त लेंस की आपको फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1 बटा के F बराबर 1 बटा के F1 प्लस 1 बटा के F2। ये क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी पर हमारे पास यहाँ पे F1 का मान निकला हुआ है। ठीक है, और F2 का मान निकला हुआ है। अब हम इस सूत्र पे अगर रखते हैं तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा के F बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा के F1 का मान कितना दिया है यहाँ पे, माइनस का 50 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 50 रखेंगे, प्लस यहाँ पे F2 का मान कितना आया है, 100, तो यहाँ पे प्लस का 100 रखेंगे। अब यहाँ पे हमने 100 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 यानी 50 जो है वो 100 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और 100 इसको 1 बार में काटेगा, प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1 बटा के 100 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग F बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 100 cm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से पूरा लगाना है, जैसे हमने लगाया उसी तरीके से, बहुत ही आसान है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को लगाना है। ठीक है, देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आप सभी को पहले के ये सवाल जो दिया उसको लगाना है और सवाल में जो भी आता है माइनस प्लस उसी के अनुसार आपको उसकी स्थिति को ज्ञात किया जाता है। यानी आभासी है, प्रतिबिंब बन रहा है या सीधा बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तभी आपको स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का, 4 नंबर का। आप सभी लोग इस सवाल को हल करोगे, इसके बाद इसकी स्थिति प्रकृति बताएंगे, तब आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि F बराबर कितना दिया है, यहाँ पे फोकस का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर कितना है, 15 सेमी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी यानी U का मान दिया हुआ है कितना, 10 सेमी। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बोला है यानी V का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसके बराबर आपको क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, यानी दर्पण के सूत्र से आप सभी को लिख देना है आगे। ठीक है, यहाँ से कि दर्पण के सूत्र से, तो 1 बटा के F बराबर 1 बटा के V प्लस 1 बटा के U, ये क्या होता है, ये दर्पण का सूत्र होता है। अगर ये याद रहेगा तभी आप लोग इसको हल कर पाओगे सवाल को। ठीक है, और आप सभी के यानी जो दर्पण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश वाले क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपके पेपर में यानी 2 से 3 सवाल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड आता है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से हो गया यहाँ पे सूत्र। अब इसी पर आप सभी को मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 1 बटा के F बराबर 1 बटा के V का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे F का मान दिया हुआ है, F का मान कितना है, 15 सेमी। तो फिर से यहाँ पे देखिए 1 बटा के 15 हम सीधे मान ही रख देते, 1 बटा के 15 बराबर 1 बटा के V का मान नहीं दिया है और यहाँ पे प्लस और 1 बटा के U का मान दिया है 10 और दूरी को हमेशा माइनस में रखते, तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा के 15 अपने जगह पर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा के माइनस का ये जो 10 है ये बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 1 बटा के प्लस का 10 बराबर 1 बटा के V। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ से हम लोग 1 बटे के V बराबर लिख सकते हैं 1 बटा के 15 प्लस 1 बटा के 10। अब इसका हम लोग एलसीएम 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 दूना के 30 हो गया और यहाँ पे 10 तिहाई के 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 बटे के 30 आ गया। ठीक है, यानी 1 बटा के V बराबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 5 बटा के
30, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/v बराबर 1/6, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, जब ऐसे ऐसे आप लोग करोगे तो यहाँ पे v बराबर आ जाएगा 6 cm, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसको, ठीक है, तैयार कर लो। आप लोग ऐसे ही आप सभी को इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए ये जो सवाल था इसमें क्या था कि आप सभी को प्रकृति भी ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो ये जो मान आया है प्लस में आया है, तो ये क्या है, ये आभासी हो जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, ठीक है। और सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। और सीधा और आभासी बन रहा है तो ये क्या है, उत्तल लेंस के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो आपको प्रकृति में ये सब चीजें लिख देना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग साइंस में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे साइंस में पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। सभी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग ट्रिक से कैसे लिखोगे जिससे आप लोग पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाओगे, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सभी लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके पेपर में सिर्फ ऐसे यानी 2-3 न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन दे करके अथवा किया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को भी डेली लगाना है, क्योंकि अगर देखिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले, आपका 4, 4, 8, 4, 12 नंबर आपका चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा। यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध जो है वो 4 ओम पहले में आएगा और दूसरे में 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप सभी को इसको करना है, तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो ये 3 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। 3 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है इसको आपको सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है। समांतर क्रम का मतलब पास क्रम में आप सभी को जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, यानी 1/के पहले हम r डैश बराबर निकालेंगे, तो 1/के r डैश बराबर 1/के r1 प्लस 1/के r2, ठीक है। ये समांतर क्रम का सूत्र है। अब इसी पर आपको रख देना 1/के r डैश बराबर 1/के r1 का मान 3 रख दीजिए और प्लस 1/के r2 का मान यहाँ पे 6 रख दीजिए, ठीक है। 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 और प्लस 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6 यानी कि यहाँ से आ गया 2 ओम, ठीक है। r डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 ओम आ गया। अब ये जो 2 ओम आया हुआ है यानी r डैश का जो मान 2 ओम आया हुआ है, अब इसको आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जो एक और यहाँ पे 2 ओम दिया है ना, ये वाला 2 ओम आपको इसके साथ क्या करना है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, ठीक है। किस में जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में आप सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध यानी कि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, R इक्वलेट बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, R डैश हो जाएगा और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ये वाला प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वलेट बराबर आप सभी लोग R डैश का मान यहाँ पे कितना आया, 2 ओम, इसको रख दीजिए प्लस ये जो 2 ओम क्वेश्चन में दिया है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ओम हो जाएगा और श्रेणी क्रम का सूत्र आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। उसी पर ये सवाल लग रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से R इक्वलेट बराबर क्या हो गया, यानी तुल्य प्रतिरोध यहाँ से हमारा 4 ओम निकल गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये जो दूसरा पॉइंट था उसका ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 ओम पूछा था, 4 ओम आ गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम आया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमें क्या करना है, 1 ओम किस तरीके से आएगा ये अब आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी जितने भी प्रतिरोध हैं ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों को हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो हमने आपको ऊपर बताया है कि समांतर क्रम की सूत्र क्या होती है, 1/के, ठीक है, R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2
प्लस 1/R3 ये होती है। अब इसमें हमें सभी जितने भी दिए थे 1/R डबल डैश आप लोग लिख दीजिए। 1/R1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/R2 का 3 और 1/R3 का 6। तो इसी को रख दीजिए आप लोग 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसका हम लोग 6 एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे ये जो 2 है ये 6 को कितने बार में काटेगा, तो ये 3 बार में। 2 तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 3 बार में काटेगा ना, तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो 3 दूना के 5 1 6, तो यहाँ से क्या आ गया 6/6 आ गया। ठीक है, यानी R डबल डैश बराबर 6/6। अब इसको हम जब काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओम आ गया। तो R डबल डैश बराबर यहाँ पे क्या आ गया 1 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, दोनों पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 ओम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। ये आपका 4 नंबर का है। अगर आप लोग सिर्फ पहले वाले का आंसर लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, दूसरे वाले को भी लिख दिए तो यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए अथवा क्वेश्चन है, यानी आप लोग ये वाला कीजिए या अथवा जो दिया है इसको आपको कर। यहाँ पे देखिए अथवा क्वेश्चन है, आप लोग इस सवाल को कीजिए। अथवा में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए आप लोग। किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये 4 नंबर का है। तो देखिए जो धारा का विरोध करता है, ठीक है, वही क्या होता है, वो प्रतिरोध उसी को कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, जो धारा प्रवाहित होती है तार में उसी का ये विरोध करता है हमेशा। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसको काफी अच्छे तरीके से हमने बताया, आप लोग क्वेश्चन आंसर में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। और देखिए ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये क्या होता है, ये प्रतिरोध आर के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, यानी आर के 1/A क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये आर प्रोपोर्शनल टी यानी ये ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरीके से इन सब चीजों पर ये निर्भर करता है। देखिए चौथा दिया कि दिए गए परिपथ में आपको गणना करना है। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ए और बी के बीच आपको बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध का आपको गणना करना है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। आपको इन्हीं के बीच में जितने भी प्रतिरोध है उसका आप सभी को पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम R यहाँ पे इक्विलेट बराबर। ठीक है, ये जो है सबसे पहले कि आपको ये जो है यानी ए और बी के दोनों के बीच में निकल रहा है, तो ये जो है दोनों 4 और 4 प्रतिरोध ये क्या एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यानी ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे और समांतर क्रम का सूत्र हमने आपको बताया है आगे क्या होता है 1/R बराबर। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 ये समांतर क्रम का सूत्र है। अब आपको इसी पे लिख देना है पहले। ठीक है, 1/R बराबर या R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब आप सभी को मान रख देना है यहाँ पे 1/R1 की जगह आपको 4 रखना है प्लस 1/R2 की जगह भी 1/R1 का मान 4, 1/R2 का मान 4। अब जब ये हर बराबर होता है तो क्या होता है ये वही लिखा जाता है और ऊपर की चीजें जुड़ी जाती हैं, तो 1 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। ठीक है, यहाँ पे R डैश बराबर क्या आ गया 2 ओम आ गया। कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 ओम है, अब आप सभी को क्या, अब यहाँ पे क्या हो गया ये पूरा हट गया। ठीक है, ये सिर्फ इस तरीके से हो गया ऐसे ऐसे, और ये हो गया 2 ओम। हमने इसको दोनों को जोड़कर निकाल दिया। ठीक है, हल करने के बाद 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम और 4 ओम क्या है, ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम का यहाँ पे निकालना है। तो श्रेणी क्रम में आप सभी का क्या होता है यहाँ पे श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, हमने कई बार बताया आपको कि R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है। अब आपको क्या करना है 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 का मान, यानी इसको आप लोग रख दीजिए। ठीक है, इसको R डैश भी मान सकते हो आप लोग। तो इसका मान यहाँ पे 2 ओम आया है और प्लस यहाँ पे R2 का मान, यानी यहाँ पे जो 4 है इसको लिख देना है आपको 4। ठीक है, तो R यहाँ पे डबल डैश बराबर कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से पहले यानी जो पॉइंट था इसका आंसर यहाँ पे 6 ओम आ गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, धारा का मान आप सभी को ज्ञात करना है। धारा का मान यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, अब धारा का मान आप सभी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे I बराबर ठीक है V/R ये सूत्र होता है धारा के मान को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको ये पहला पॉइंट है, यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि एक भी का मान हमने आप सभी को बताया कितना है यहाँ पे
6 वोल्ट दिया है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान 6 दिया है, और यहाँ पे जो R इक्वलेट यानी टोटल जो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकला है वो कितना निकला है, 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये कट गया इससे, यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, 1 और धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 एम्पियर मिल गया, धारा का मान I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा है कि ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ए और सी बिंदुओं के बीच कितने प्रतिरोध है, यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े थे। अब उस प्रतिरोध को हमने हल कर दिया, तो ये सिर्फ 2, यहाँ पे 2 ओम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमें ए और सी के बीच में निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो हमें प्रतिरोध में क्या हम लोग रखेंगे, 2 ओम रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, पहले विभवांतर बराबर V बराबर I इंटू R होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट को हल कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से V बराबर I का मान अभी हमने तुरंत निकाला है कितना, 1, तो 1 हो जाएगा, इंटू R का मान क्या है, A और C के बीच सिर्फ निकालना है, A और C के बीच तो 2 ओम जुड़ा हुआ है, यही 2 ओम को रख देना है, और क्या 2 ओम हो गया। अब V बराबर यहाँ से कितना आ गया, 2, और यहाँ पे वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से ये टोटल आंसर हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से फर्स्ट था, यहाँ दूसरा हल हुआ है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, इतना सा, बस इतना है, बहुत ही छोटा छोटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग सभी सवाल को चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अथवा क्वेश्चन है, आप लोग इस सवाल को हल कीजिए, अथवा में ये जो एक क्वेश्चन दिया है इसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो अथवा वाले क्वेश्चन को आंसर भी हम बता देते हैं आपको जो भी अच्छे तरीके से समझ में आए। आपको ये होता है कि हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आप लोग वही क्वेश्चन कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको दोनों का आंसर बता देते हैं, ठीक है। कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींचकर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिज्म बनाना है, और उसमें आपको श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस तरीके से क्या है, ये प्रिज्म है, आपको इस तरीके से त्रिभुज की तरह होता है, प्रिज्म बना लेना है। और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से श्वेत किरण जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से श्वेत किरण जा रहे हैं। अब जब इस तरीके से श्वेत किरण जाता है, तो जब ये प्रिज्म में जाता है ना, तो ये श्वेत किरण जो होता है, सफेद रंग का किरण, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे विरल माध्यम से जा रहा है। अब फिर से यहाँ पे जब ये प्रिज्म में प्रवेश किया, तो यहाँ पे इसको सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी इस तरीके से अभिलंब ये है। अब इसके ये सघन माध्यम में जाने के बाद ये ऐसे झुक गया, ठीक है। अब फिर से ये क्या हुआ, ये विरल माध्यम में फिर से आ गया, तो ये फिर से अभिलंब से दूर हट गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जब ये जो श्वेत रंग की प्रकाश प्रिज्म में जा रही है, तो ये 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जा रही है, ठीक है। अब जब ये प्रिज्म से निकल रही है, तो इसको जब हम एक पर्दा पर लेते हैं, तो इसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। पहला लाल, ठीक है, दूसरा नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी, इस तरीके से इतने कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, इसी को कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको आंसर पढ़ लेना है। यहाँ पे कांच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यक सामग्री आपको इसमें लिखना है कि गत्ते की एक सीट एवं एक प्रिज्म लेते हैं। क्रिया विधि हो जाएगा, गत्ते की एक मोटी सीट लेकर के इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिर्री बनाई जाती है, तथा पतली झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ने दीजिए। अब क्या है, पड़ने दीजिए, इसके द्वारा श्वेत प्रकाश एक पतला किरण पुंज के प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, अब प्रिज्म जो है वो प्रिज्म लेकर चित्र में दिखाई गई स्थिति के अनुसार झिर्री से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालिए, ठीक है। इस तरीके से एक फलक पर प्रिज्म के डाला जा रहा है ऐसे। अब क्या है, तीसरे में प्रिज्म को धीरे धीरे इस प्रकार घुमाइए कि इसके निकलने वाला जो प्रकाश है वो पास रखे पर्दे पर दिखाई देने लगे। ये जो पर्दा है इस पे दिखाई देने लगे। प्रेक्षण एवं निष्कर्षक प्रिज्म के द्वारा विभिन्न वर्णों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी तथा लाल प्राप्त होता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवों के वर्गों में विभाजन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितना चीजें हैं आपको लिख देना है। अगर आप लोग जो चित्र हमने बताया इसको क्रियाविधि को समझ गए तो बाकी वही सब चीजें उसी के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पक्का आपसे भी क्या आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर। अब यहाँ से देखिए उपखंड ख स्टार्ट होता है जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, 5वें का ख, निम्नलिखित यौगिकों का आपको संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में। पहला यहाँ पे प्रोपेनॉल 2 दिया है, नॉल लगा है यानी इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब आप सभी को इसका संरचना सूत्र बना लेना है। यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल यानी 1 का अगर 1 कार्बन है तो उसको कहते हैं हम लोग मेथेन है। उसके बाद अगर 2 कार्बन है तो उसको एथेन कहते हैं। अगर 3 कार्बन है तो उसको प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या, यहाँ पे प्रोपेन दिया है तो कार्बन की संख्या हम लोग 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और उसके बाद CH, उसके बाद CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है नॉल यानी नॉल 2 यानी दूसरे नंबर पे OH समूह जुड़ा है। OH को ऑल कहते हैं यानी नॉल कहते हैं। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 और 3 कार्बन और दूसरे नंबर पे दिया है 2 दिया है तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, यही है संरचना, आप लोग बना लीजिएगा। 1 2 3 कार्बन भी है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है पेंटेनल यानी 1 कार्बन को मेथेन, दूसरे को एथेन, तीसरे को प्रोपेन, चौथे को ब्यूटेन और 5वें कार्बन को पेंटेन कहते हैं यानी यहाँ पे C5 रहेगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या हमें 5 लेना है तो यहाँ पे हम ले लेते पहले 1 2 3 4। ठीक है, 5 कार्बन की संख्या कितनी रहेगी, 5 रहेगा। और यहाँ पे नल जुड़ा हुआ है, नल का मतलब CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम CHO लिख देते हैं। और इन सभी के बीच में एकल बांध रहेंगे क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ पे फिर से CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यहाँ पे एकल बंध यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया 1 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन और यहाँ पे CHO समूह जुड़ा हुआ है, अल समूह, तो ये क्या हो गया पेंटेनल। ठीक है, तो यही आपको दोनों संरचना बना लेना है, यही दोनों संरचना आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ख क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देना है, 2 नंबर में है। ये देखिए पहला क्या है इस तरह, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जिंक को Zn से दिखाते हैं और प्लस सिल्वर नाइट्रेट की जो सूत्र होती है वो Ag, ठीक है, और NO3, ये सिल्वर नाइट्रेट की सूत्र होती है। अब इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है यहाँ पे जिंक नाइट्रेट, और रिएक्शन कराने के लिए आपको ऐसे तीर की निशान लगाना है। और जिंक नाइट्रेट की सूत्र होती है Zn और यहाँ पे NO, ठीक है, NO3 का यहाँ पे ट्वाइस होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो Ag प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए NO3 का यहाँ पे मान कितने 2 लगा है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही है, आपको यहाँ पे 2 कर देना है। अब यहाँ पे हमने 2 किया तो Ag का मान 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। ये क्या हो गया संतुलित, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, यानी जितना इधर तत्वों का मान होगा उतना ही इधर तत्वों का मान होता है। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा क्या है यहाँ पे मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम को Mg कहते हैं। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl कहते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्शन करके क्या बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे MgCl2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया प्लस H2, इस तरीके से। अब यहाँ पे H2 हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी तो 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये संतुलित भी हो गया और रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग आप सभी को लिखना है। पहला है कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा यानी वही जो Na2CO3 था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा का देखिए पहला जो उपयोग है ये लुगदी और कागज को बनाने में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कास्टिक सोडा का यूज जो शैम्पू वगैरह जो यूज होता है ना, शैम्पू, साबुन,
कपड़े धोने वाले जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हो कि इन सब चीजों के निर्माण में किया जाता है। दो उपयोग लिखना है, 2 हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको 2 उपयोग लिखना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये चीजें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब हाथ पैर मुरक जाते हैं, जिसको कहते हैं मोच आ गया, ठीक है, यानी क्रैक हो जाते हैं या हड्डियां टूट जाती हैं, तब क्या होता है लोगों के पैर में हाथ में जो प्लास्टर होता है वो बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर जिसको कहते हैं, तो वही जो व्हाइट प्लास्टर बना होता है ना कड़ी कड़ी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कि एक इसका उपयोग है हड्डियां को जोड़ने में किया जाता है, प्लास्टर बांधने में। दूसरा इसका यूज मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा यहाँ पे संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये हमने कई बार बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको आप लोग देख लीजिएगा साइंस के। इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। कार्बनिक यौगिकों को निम्न में से आपको समझाना है। आपका यहाँ पे कितने नंबर का है? 6, यहाँ पे 6 नंबर का है। ठीक है, अथवा में भी दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो ये तीनों चीजों को हमने 4 से 6 बार बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इससे पहले जो हम साइंस का पेपर बताएं, ठीक है, टोटल 10 सेट पेपर को आपको पूरा टोटल तैयार कर लेना है। इससे पहले हम सभी पेपर बता चुके, जाओ आप लोग चैनल पे विजिट करके एक बार सभी पेपर को देख लो, उसमें आपको ये सभी आंसर मिल जाएंगे। अथवा हम देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके गुणधर्म भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बताया है, 4 से 5 बार, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ पे उपखंड ग आ गया। ठीक है, इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का आपको विवरण देना है। ठीक है, ये आप सभी का 2 नंबर में है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जो मानव है ना, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम जो 22 जोड़े हैं उसमें गुणसूत्र नर व मादा में एक समान होते हैं। ठीक है, नर मादा दोनों में एक समान होते हैं। और लिंग निर्धारण इन 22 जोड़ों गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये नर व मादा में एक समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, यक्ष दोनों होते हैं, प्रकार के होते हैं, अतः इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम 23वां जो जोड़ा होता है उस गुणसूत्र में नर में, ठीक है, यक्ष वाई प्रकार का, जबकि मादा में यक्ष प्रकार का होता है। यानी यक्ष वाई जो होते हैं इसमें बॉय आते हैं, और यहाँ पे यक्ष जो है इसमें गर्ल आती हैं। ठीक है, और जो लिंग का निर्धारण करता है, जब नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो यक्ष प्रकार का गुणसूत्र बनता है। यक्ष प्रकार का यानी कि यहाँ पे लड़की की जन्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जबकि मादा गुणसूत्र, जो कि मादा गुणसूत्र कहलाता है, अतः लड़की का जन्म होता है। लेकिन यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो यक्ष वाई प्रकार का गुणसूत्र बनता है। इसे नर गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार जो होता है लड़के का जन्म होता है, यानी ये लड़कों में यक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है। बाकी आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोग इसका क्रॉस भी करा लीजिए, इस तरीके से आप लोग क्रॉस भी इसका करा लोगे, यक्ष और यक्ष वाई, इसका आप लोग ऐसे ऐसे क्रॉस भी करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे लड़की का जन्म हो गया, यहाँ पे लड़कों का जन्म हो गया। तो इस तरीके से आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्का पेपर। अगला देखिए यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को आपको समझाना है। ठीक है, सर क्या हो जाएगा, जीवों के गुणों को 2 जोड़ों में बांटा जाता है। प्रत्येक के दोनों गुण इस प्रकार संबंधित होते हैं कि अगर दोनों गुणों को एक साथ एक ही जीव में उपस्थित करते हैं तो इनमें से एक गुण जो है वो प्रभावी होता है, यानी दिखाई देता है, जबकि दूसरा गुण जो है वो स्वयं दिखाई नहीं देता है, तो उसे जो दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं दिखाता है उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने जो पौधे थे, ठीक है, उनके लक्षण को अप्रभावी कहा है। तो यही है मेंडल के प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी यही है, बस थोड़ा सा है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, 9 स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जल का आपको उदाहरण सहित समझाना है 4 नंबर में।
स्थली का मतलब जो धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो भूमि पर पाए जाते हैं। अब देखिए आप सभी को आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस तरीके से, पहले कि यहाँ पे एक पौधा है, अब इस पौधे को इस पौधे को टिड्डा खा गया, ठीक है। अब ये जो टिड्डा है इसको क्या खाएगा, ये मेढक का, यहाँ पे ये मेढक का भोजन है टिड्डा, ठीक है, जो सुग्गे होते हैं। और उसके बाद ये जो मेढक है ये भी बच के नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कौन खा जाएगा, इसको बाज खा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पौधे हैं, इस पौधे को चिड़िया भी खाती है, ठीक है, और कुछ चिड़िया जो है इनको बाज भी खा जाता है। इसके बाद ये जो पौधा है इसको खरगोश खाता है, ठीक है, और खरगोश को कौन खा जाता है, खरगोश को ये शेर लोमड़ी खा जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो चूहा है, चूहे को कौन खाता है, यहाँ पे सांप खाता है, और सांप भी बचकर नहीं रहेंगे, ठीक है, सांप महाराज को जो है बाज खा जाता है इस तरीके से। यानी जो सबका जो है सभी लोग सबका आहार है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आंसर क्या है, इसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी एक जीव का कई जीवों के द्वारा भक्षण किया जा सकता है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया आप सभी को, जो पौधे हैं उनको टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को बाज खा जा रहा है, यानी सभी लोग सभी को भक्षण कर रहे हैं। समानतः एक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक जीवों को खाते हैं। इस प्रकार एक आहार श्रृंखला की जीवधारी का संबंध अन्य आहार श्रृंखला की जीवधारी से हो जाता है, ठीक है। यही अनेक आहार श्रृंखलाओं का जो है पारस्परिक संबंध आहार जाल कहलाता है। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी ये क्या है, एक तरह से जाल तरह का बना हुआ है। यह खाद्य जाल पौधे से शुरू होकर के सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर के समाप्त होता है। ये जो खाद्य जाल है ये पौधे से शुरू हो रहा है और ये कहाँ समाप्त हो रहा है, बाज पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चिड़ियों को भी खा जाता है, ये चूहों को भी खा जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से खरगोश को भी खा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, उदाहरण में जैसे पौधे जो है वो उत्पादकों को खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, यानी खरगोश खा जाता है पौधे को, तथा फिर खरगोश को भी बाज खा जाता है। पौधे को चूहा खाता है, फिर चूहे को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है, और सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है, ठीक है। यानी बाज जो है वो सबको ही खा जा रहा है। तो यही चीजें आपको, यही चीजें बनाना है, इन सभी को आपको बनाना है। अगर पेपर में आ गया तो ये सब चीजों को बना करके आपको ये चीजें लिखना है, ठीक है। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए अथवा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कीजिए, यानी ये परितंत्र को आप लोग बनाइए। अदरवाइज आप सभी लोग ये वाले क्वेश्चन को करिए। नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में, तो आपको दोनों में से किसी एक को करना है। ये जो पहला वाला ये सही है, आप लोग इसको बनाकर भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग पहले वाले क्वेश्चन को ही कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको हमारे अदर जो सेट बने हुए पेपर साइंस के उसमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। ये 4 नंबर के है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां, ठीक है, बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिल गया है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है उसको मिलाने से रुधिर में रोकता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण यानी क्षमता वाले ऑक्सीजन की जरूरी होती है। अतः शरीर का जो तापक्रम है वो बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिसंचरण लाभदायक होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन, मेंडल के नियमों को आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेंडल ने 3 नियम दिया था, ठीक है, उसमें से आप सभी लोग तीनों नियमों को लिखना है और आपको इस तरीके से जो होता है, ठीक है, क्रॉस भी आपको कराकर लिखना है। तो आप लोग ये वाला कीजिए। अथवा में जो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। आप लोग ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, इस बार भी आएगा और ये सरल भी है। तो हम आप सभी को यही वाले क्वेश्चन का आंसर
बता देते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, आपको लग रहा है कि इसमें हमारे नंबर कम आएंगे, हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग हमारे चैनल के इसी वीडियो के लास्ट में आपको हम सभी भी जो है विषय में पास होने की सब्जेक्ट में ट्रिक की वीडियो लगा देंगे। आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमजोर हो तो अगर आप लोग हमारे ट्रिक की वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर सभी सब्जेक्ट में लाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे वीडियो, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए पाचन, आप लोग पाचन क्रिया की जो संरचना है वो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे, और आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी आपको किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे पाचन क्रिया का मतलब जहाँ से हम लोग भोजन खाते, यानी मुख से पूरा भोजन खाते। ठीक है, खाने के बाद इस तरीके से ये आता है हमारे ऐसे पेट में, और इस तरीके से ये इसी में ठीक है पीसा जाता है, पचता है, उसके बाद गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। तो इसी पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन तंत्र का यही चित्र है। ठीक है, यही आप सभी को बनाना है। सबसे पहले आपको एक मानव का ऐसे फिगर बना देना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ नलिकाएं होती है, श्वास नलिकाएं, भोजन की नलिका, पानी की नलिका। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बना देना है। और यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे जो ये चीजें है ना, ये इस तरीके से ये यहाँ पे डायाफ्राम है। ठीक है, और इसी डायाफ्राम के नीचे यहाँ पे यकृत है, और यकृत में ये जो चीजें है ये पित्ताशय का है, और यहाँ पे ये जो है ऐसे सेम के बीज के आकार का ये अमाशय है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रहणी है, यहाँ पे अग्नाशय दिया हुआ है, और यहाँ पे अनुप्रस्थ बृहंत है। ठीक है, यहाँ पे अग्र क्षुद्रांश है, यहाँ पे अवरोही बृहदंत्र है, और यहाँ पे क्या है क्षुद्रांत दिया हुआ है, यहाँ पे कृमि रूप परिशेषिका दिया, यहाँ पे गुदा द्वार दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से इधर मुख गुहा है, यहाँ पे मुख है, यहाँ पे अधोज जब है, और यहाँ पे अधोजीवा ग्रंथिया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिया है। कड़, यहाँ पे कर्णपुर ग्रंथि, यहाँ पे ग्रसनी है, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे भी ग्रसनी है, लास्ट में इस तरीके से गुदा है। आप लोग देखिए पूरे पाचन क्रिया जितने भी है आप लोग उसको लिख दीजिए। सबसे पहले कि हम लोग भोजन खाते हैं मुख में, तो उसको दांतों के माध्यम से क्या करते हैं, कूचते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। भोजन को दांतों की मदद से मुंह में कुचला और काटा जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है, जिस 3 लार ग्रंथियां एक जीभ के नीचे 2 जबड़े के किनारे द्वारा स्रावित किया जाता है, ताकि ये गीला और फिसलन भरा हो जाए। इस प्रक्रिया को जाना जाता है ठीक है चबाने के रूप में। लार में इमाइलेज होता है जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और जीभ भोजन को जो है आहार नाल के अगले भाग तक पहुंचाने में मदद करती है। नरम भोजन फिर एक लहर जैसी गति में अन्न प्रणाली से गुजरता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक गति के रूप में जाना जाता है। पेट में भोजन गैस्ट्रिक सूज और ठीक है और डील के साथ मिल जाता है। HCl भोजन पेप्सिनोजेन जैसे पाचन एंजाइमों की मदद से सरल पदार्थों में टूट जाता है, जबकि बलगम पेट की दीवारों की रक्षा करता है। पेट से भोजन रिंग जैसी मांसपेशियों की मदद से छोटी आंतों में जाता है, जिन्हें पाइलोरिक ठीक है स्फिंक्टर्स कहा जाता है, जो एक समय में केवल थोड़ा सा भोजन पारित करने की अनुमति देता है। छोटी आंत में अग्नाशय यकृत और छोटी आंत के द्वारा स्रावित रस की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा टूट जाते हैं। यकृत से ठीक है पीत रस की मदद से वसा को छोटे ग्लोब्यूल जैसे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पायसीकरण के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। इस तरीके से ही आप सभी को लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इसी चीजों को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है, तो देखिए छोटी आंत में छोटी उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें बिली कहा जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं से अत्यधिक आपूर्ति होती है। जैसे ही भोजन छोटी आंत से गुजरता है, यह बिल्ली के माध्यम से अवशोषित होता है और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से यह शरीर के सभी भागों में वितरित होता है। इसके बाद क्रमानुकुंचन की यहाँ पे क्रिया होती है ठीक है। पेरिस्टाल्सिस शरीर में भोजन की गति को दिया गया विशिष्ट नाम है। क्रमानुकुंचन गति, जिसे क्रमानुकुंचन भी कहा जाता है, और यहाँ पे अन्न प्रणाली और भोजन नली में भोजन के संकुचन और विश्राम को संदर्भित करता है और भोजन पेट के रास्ते नीचे चला जाता है।
यह गति अनैच्छिक है और भोजन को पेट और आंतों से गुदा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, तो इस तरीके से इतने ही क्वेश्चन आपके साइंस के पेपर में आते हैं। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका साइंस में पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आप लोग इस साइंस के पेपर के अलावा भी हमारे चैनल पे 10 सेट पेपर है, ठीक है, अपलोड है, आप लोग अपलोड हो चुके हैं, उसको जाकर आप लोग जल्दी से सभी पेपर को देख करके तैयार कर लो। अगर आप लोग पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप लोग साइंस में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पे साइंस में पास होने की ट्रिक और साइंस की कॉपी लिखने की बेस्ट ट्रिक की वीडियो है, आप लोग चैनल पे विजिट करके तुरंत देख लो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।